हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस वीडियो में। वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं साइंस का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया था कलाम सीरीज़ के बारे में। तो आज कलाम सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं और पहले चैप्टर के साथ हम चल रहे हैं। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें। दोस्तों, आज से ये साइंस को हम शुरू कर रहे हैं और साइंस का पहला चैप्टर आज हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट शुरू करने जा रहे हैं। और लगभग 2 से 3 वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। और डेली जिस तरह से क्लास स्कूल में चलती है उसी तरह से हम रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे। और जो स्टूडेंट 9th के एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इन फ्यूचर बाकी AMU के एंट्रेंस जो भी हैं उन सब की प्रिपरेशन इसी चैनल के थ्रू कराई जाएगी। अभी पहले 9th के एंट्रेंस की प्रिपरेशन हम शुरू करा रहे हैं। और आज चलिए हम शुरू करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो कॉपी और पेन दोनों लेकर बैठें। सिर्फ ऐसी वीडियो को चलाते हुए, सिर्फ देखते हुए नहीं रह जाएं, क्योंकि अगर ऐसे ही बैठ के मज़े के लिए देखेंगे तो कुछ याद नहीं रहेगा। कॉपी लें, पेन लें और बुक भी लें साथ में। जो जो मैं अंडरलाइन करूं, हाईलाइट करूं और जो याद करने के लिए कहूं उसको याद भी रखना है, क्योंकि फाइनली तो एग्ज़ाम में जो याद रहेगा आपको वही काम आएगा। तो जो जो याद करने का होगा उसको मैं अलग से आपको बता दिया करूँगा, और जो ध्यान करने का होगा उसको आप अलग से अंडरलाइन करते हैं, और बीच में जो काम की चीज़ नहीं होगी उसको वैसे बता दूंगा। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको इस चैप्टर में और हर चैप्टर में जो भी आपको पढ़नी होगी उसको मैं बीच बीच में बताता रहा करूँगा, या फिर सेपरेट वीडियो हर चैप्टर की अलग से बता दूंगा जिसमें एक्स्ट्रा को पढ़ना रहेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको बाहर से पढ़ना रहता है, या कुछ टॉपिक मोस्टली उनसे आउट ऑफ सिलेबस ही रहता है या बाहर से पूछा जाता है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उनको भी हम एक्स्ट्रा जो हैं उनको भी ऐड करते रहेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है सबसे पहले क्रॉप्स के बारे में, क्रॉप किसको कहते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे करते हैं, और फिर अगर जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है उसके प्रोडक्शन को किस तरह हम बढ़ा सकते हैं, या फिर उसका प्रोडक्शन किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम जो प्रोडक्शन तो हो गया है क्रॉप का, अब उसको मैनेज कैसे करना है, मैनेजमेंट भी इस चैप्टर में देखेंगे। तो अभी तो सबसे पहले इन्होंने शुरू में इस चैप्टर के सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये दिखाया है कि जो पहेली और बूझे हैं वो अपने अंकल के यहाँ जाती हैं जो फार्मर हैं, और वहाँ पर पहेली पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो खुरपी, सिकल, शोवल जो यहाँ पर रखे हुए हैं आखिर इनका क्या काम है। तो वो पूछना चाहती है कि इनका क्या काम है और कहाँ पर इनको रखा जाता है। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स यू हैव लर्न। तो फिर नीचे वाले पैरे में ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको खाने की ज़रूरत होती है और वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स। और कुछ एनिमल्स जिनको खाना खुद तो नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। और हम पहले ही जान चुके हैं कि 7th और 6th क्लास में कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जैसे प्लांट्स। जो फोटोसिंथेटिक प्लांट उन्हें ऑटोट्रॉफ कहते हैं, और जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते यानी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, जैसे एनिमल्स जो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, तो उनको हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। तो यहाँ पर ये यही बता रहे हैं कि एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, कि एनिमल्स जिसमें ह्यूमन बींग भी इंक्लूडेड हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं बस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी ईट फूड। अब ये नीचे पूछ रहे हैं कि सबसे पहले ये जानने की जरूरत है हमें खाने की जरूरत ही क्यों है, आखिर क्यों हम खाना खा रहे हैं, अगर बिना खाना खाए रह सकते हैं, या उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह सिंपल ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बहुत सारी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चल रही हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के अंदर आ जाता है डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो एक वर्ड आपको यहाँ पर रखना है, याद रखना है एक्स्ट्रा, यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं या फिर एक्स्ट्रा बुक में लिख सकते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए मान लो डायरेक्ट पूछ लेगा कि एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही हैं उनको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी, फूड से। तो हमें फूड को लेना पड़ता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर यहाँ पर ये नीचे बता रहे हैं कि हम सिंस वी ऑल नीड फूड, जो कह रहे हैं कि हम क्योंकि हमें सबको खाने की ज़रूरत है और इतनी लंबी पॉपुलेशन है,
इतनी लार्ज पॉपुलेशन कंट्री के अंदर है, तो उन सबको खाना हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर नीचे फिर ये क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जिसको थ्रू हम लार्ज प्रोडक्शन कर सकें। और सही बात भी है, अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है तो हमें बड़े स्केल पर उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसका मैनेजमेंट भी करना ज़रूरी है। मान लो आपने प्रोडक्शन तो कर लिया पर उसका मैनेजमेंट नहीं कर पाए। मैनेजमेंट मतलब आपने क्रॉप प्रोड्यूस करी, कोई गेहूं चावल कोई उगाया, आपने बहुत सारा अनाज उगा लिया, लेकिन उसको रख नहीं पाए, अगले साल ही बारिश पड़ी ख़राब हो गया, यानी उसको मैनेज नहीं कर पाए। तो मैनेजमेंट भी ज़रूरी है। रेगुलेशन किस चीज़ का, प्रोडक्शन का प्रॉपर मैनेजमेंट होना जरूरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। मान लीजिए आपने प्रोडक्शन भी कर लिया, बहुत अच्छी फसल उगाई, उसमें मैनेजमेंट भी कर लिया, आपने उसको बचा के भी रखा 2-3 साल तक, जो उसकी एज रहती है तब तक आपने बचा के रखा, लेकिन जो सोसाइटी है, जो कंट्री के लोग हैं, उन तक आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उसको पहुंचा नहीं पा रहे हैं, सबको मिल नहीं रहा है खाने, तो उसका इतने लार्ज प्रोडक्शन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसीलिए पहले प्रोडक्शन ज़रूरी है, प्रोडक्शन के बाद उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है, और मैनेजमेंट के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी है कि सब पॉपुलेशन के पास पहुंच सके। उसके बाद नीचे यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रैक्टिसेस का जो इंट्रोडक्शन हुआ कैसे हुआ। सबसे पहले जो 10,000 BC के पहले जो पीपल्स थे वो क्या करते थे, खाने के लिए शिकार के पीछे भागते रहते थे पूरा दिन, और जो शिकार मिलता था तो खाते थे। तो इसी तरह से फिर बाद में उन्होंने कुछ वीट वगैरह ग्रो करना शुरू किया और एग्रीकल्चर का स्टार्ट हो गई। और सबसे पहले जो अब टॉपिक आता है, जहाँ से क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और अब भी आने की संभावना है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, क्रॉप किसको कहते हैं। तो क्रॉप किसको कहते हैं, व्हेन द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड अ क्रॉप। जब एक ही बड़े एरिया में एक ही जैसे प्लांट को ग्रो किया जाता है तो उसको क्रॉप कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई वीट का फील्ड ग्रो किया, फील्ड है उसमें आपने वीट ग्रो किया, तो एक क्रॉप उसको तब कहेंगे जब उसमें जितने भी प्लांट हैं सारे के सारे वीट होने चाहिए। ऑब्वियसली उसमें कुछ वीड्स भी होंगे, वीड्स मतलब होता है अनवांटेड प्लांट। मान लो अगर किसी क्रॉप में हम वीट ग्रो कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी आ जाएंगे, जैसे घास वगैरह जो अपने आप आ जाती है बीच में, उन्हें क्या कहता है, वीड। अभी आगे हम पढ़ेंगे। तो उन वीड्स को नहीं काउंट किया जाएगा। एक ही टाइप के जो प्लांट हम ग्रो कर रहे हैं वो सब एक ही टाइप के होने चाहिए उसके अंदर, तब हम उसे कहेंगे क्रॉप। फिर ये कह रहे हैं कि जो क्रॉप्स भी हम देखते हैं बहुत सारे टाइप की होती हैं, कुछ फलों की होती है, कुछ सब्जियों की होती है, कुछ दालों चावल की होती है, इन सब की अलग अलग फसल होती है। तो कह रहे हैं कि ये जो फसल हैं, इन सब फसलों को डिवाइड किया जा सकता है, हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनको। तो सबसे पहले जो क्लासीफाई किया हमने क्रॉप्स को, वो सीजन्स की बेसिस पे क्लासीफाई किया है। ये कह रहे हैं कि इंडिया एक बड़ी कंट्री है, इंडिया इज अ वास्ट कंट्री एंड द क्लाइमेटिक कंडीशंस आर नॉट कांस्टेंट लाइक ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल। जैसे हम जानते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं, या फिर एक प्लेस से दूसरी जगह दूसरे प्लेस पे जाते हैं, और एक टाइम से दूसरे टाइम जो कंडीशंस हैं, जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब के सब वेरी करती रहती हैं। तो इसी वजह से जो अलग अलग टाइम होता है ड्यूरिंग अ ईयर, तो उसमें क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती रहती हैं, और जो क्रॉप्स हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। तो मेनली यहाँ पर एनसीईआरटी में दिखाया गया है कि क्रॉप्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें आप एक नाम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। तो पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप का मतलब क्या होता है, खरीफ क्रॉप ऐसी क्रॉप जो आप रेनी सीजन में ग्रो करते हैं, यानी उनकी बुवाई जो है, जब उनको लगाएंगे आप खेत में, तो उनको रेनी सीजन में लगाया जाता है, तो उनको खरीफ क्रॉप कहा जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली स्टार्ट फ्रॉम जून टू सितंबर। और जो रेनी सीजन है इंडिया के अंदर, वो जून से सितंबर के बीच में स्टार्ट हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइम पे रेनी सीजन आएगा, तो उसी की बेस पे हम चेंज भी कर सकते हैं कि सीजन किस कंट्री में कहाँ पर आ रहा है। तो इंडिया में जो बता रहे हैं कि जून से सितंबर के बीच में जो खरीफ क्रॉप का सीजन है, यानी रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। और इसमें मेनली क्रॉप्स पूछ लेता है, डायरेक्ट ऑप्शन में देगा विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू खरीफ क्रॉप। तो ये आपको ये जितने भी नाम हैं, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब के सब आपको याद रखने हैं डायरेक्टली। कई बार क्वेश्चन आ चुका है एमयू के 9th एंट्रेंस में, और अब भी आने की संभावनाएं हैं। तो आपको इन सबको याद रखना है, पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर द खरीफ क्रॉप्स। उसके बाद दूसरा है रबी क्रॉप। ऐसी क्रॉप जिनको आप विंटर में सो करते हैं मतलब उनको जब बोते हैं तो वो कौन सा टाइम होता है, विंटर का टाइम होता है। अक्टूबर से मार्च के बीच में इनका मेनली टाइम पीरियड रहता है। द क्रॉप्स ग्रो इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल रबी क्रॉप के हैं वीट, गेहूँ, ग्राम, चना, पी,
मटर, मस्टर्ड, सरसों, लिनसीड और तेल वाली जो सब्जियां हैं, तो इन सबको जो ग्रो किया जाता है वो रबी क्रॉप्स के अंदर रखा गया है, जो विंटर सीजन के अंदर बुवाई की जाती है इनकी। उसके बाद यहाँ पर नीचे इन्होंने बता दिया है, इसका नाम नहीं दिया है, कि कुछ पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं जो समर के टाइम पे ग्रो की जाती हैं। कब की जाती हैं? समर के टाइम पर ग्रो की जाती हैं। तो इनको कहा जाता है ज़ैद क्रॉप्स। आपको यहाँ पर लिखने की ज़रूरत है, लिख सकते हैं इसको, ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स, ज़ैद क्रॉप्स में कौन कौन आ जाएगा? पल्सेस आ जाएंगी, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, जो समर के टाइम पे ग्रो की जाती हैं। समर के टाइम पे जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? ज़ैद क्रॉप्स के अंदर आती हैं वो। ओके, अभी अगला जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब जो हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या क्या प्रोसेसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, तो वो सब यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी ये पहला क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि पैडी फील्ड को हम विंटर सीजन में ही क्यों, पैडी के जो प्लांट हैं उनको हम विंटर सीजन में ग्रो क्यों नहीं करते? पहला क्वेश्चन ये अराइज कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है पूछना भी चाहिए। तो पैडी जो फील्ड वो प्लांट होता है उसको पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो पानी की रिक्वायरमेंट को कब फुलफिल किया जा सकता है? रेनी सीजन में। तो इसी वजह से इसको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, ना कि विंटर सीजन में। इनके क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अब ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर कि कल्टीवेशन जो क्रॉप्स का होता है उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, और जिस तरह से एक गार्डनर बहुत सारी प्रैक्टिसेस करता है, सेम टाइप से प्रैक्टिसेस हमको एक क्रॉप्स को ग्रो करने में भी की जाती हैं। उन सब प्रैक्टिसेस के बारे में अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो अभी इन्होंने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर दे दिए हैं नीचे स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो आप इन सबको याद रखना है। कौन कौन सा? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहला स्टेप, दूसरा सोइंग, सोइंग मतलब बोना, तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, चौथा इरिगेशन, पांचवा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा हार्वेस्टिंग और सातवां स्टोरेज। यानी ये सारी प्रोसेसेस हैं, ये सारे स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना रहेगा किसी भी क्रॉप्स के अंदर। अगर हम कोई क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं तो उसके अंदर हमें ये स्टेप्स है जिनको फॉलो करना है। पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसके अंदर हम सॉइल को इस काबिल बनाएंगे कि वो प्लांट को ग्रो कर सके। दूसरा हमें सोइंग करना पड़ेगी, यानी उसका बीज लगाना पड़ेगा, बीज ही से प्लांट आएगा ना, तो पहले बीज को बोना पड़ेगा। उसके बाद मैनर और फर्टिलाइजर, इसके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे, अंदर टॉपिक वाइज सबको पढ़ेंगे। अभी इन्होंने स्टेप्स बता दिए, ये डायरेक्टली एंट्रेंस में पूछ लेता है कि कौन सा जो अरेंजमेंट है वो सही है। स्टेप्स में पूछ लेता है कि पहले ऑप्शन में दे देगा प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल, फिर एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, तो ऐसा नहीं, बीच में क्या है? सोइंग। तो आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है कि सबसे पहले क्या जाता है? प्रिपरेशन किया जाएगा सॉइल का, दूसरे नंबर पे उसमें सोइंग की जाएगी, तीसरे नंबर पे मैन्योर को ऐड किया जाएगा, चौथे नंबर पर इरिगेशन किया जाएगा, पाँचवें नंबर पर उन्हें वीड से प्रोटेक्ट किया जाएगा, छठवें नंबर पर हार्वेस्टिंग की जाएगी, और सातवें नंबर पर स्टोरेज किया जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले जो टॉपिक है इसका उस पर शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। तो जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, यानी जो सॉइल है उसको प्रिपेयर करेंगे, उसको इस काबिल बनाएंगे कि जो क्रॉप है वो ग्रो हो सके, उसके अंदर प्लांट रह सके। द प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप फॉर द ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने के लिए पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। वन ऑफ द मोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न एंड लूज द सॉइल। तो जो सॉइल है, सबसे पहला स्टेप होता है सॉइल को उसको ढीला कर देना, लूज कर देना, क्योंकि अभी जब प्लांट उसमें ग्रो नहीं कर रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो उसके अंदर जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, जो जाहिर सी बात है पहले हम सीड को ग्रो करेंगे, उसकी रूट्स भी बहुत मुलायम होती हैं, तो वो उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी। पेनिट्रेट मतलब उसके अंदर नहीं जा पाएंगी जहाँ से वो मिनरल्स, न्यूट्रिशंस और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो उसको पहले लूज किया जाता है, टर्न किया जाता है। अब लूज और टर्न क्यों करते हैं? ताकि उसकी रूट्स अंदर तक पहुंच सकें और जो न्यूट्रिएंट्स उनको ज़रूरत है उन सबको ले सकें। इसकी वजह से क्या होता है? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। वही जो मैंने बताया कि जिसकी वजह से रूट्स जो हैं वो आसानी से अंदर तक धंस जाती हैं सॉइल में। द लूजन सॉइल अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब जब सॉइल लूज होगी तो उसमें जो एयर से, जो एटमॉस्फेयर से एयर है वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेगी रूट्स के, क्योंकि बीच में गैप होगा। लूज सॉइल कर दिए हमने तो उसमें अंदर तक एयर पहुंच जाएगी। तो जब एयर अंदर तक पहुंच चुकेगी तो एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन रूट्स को चाहिए, नाइट्रोजन जाहिर सी बात है उसको चाहिए, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ चाहिए होती है? नाइट्रोजन। तो वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि उसके पास
डायरेक्टली कॉन्टैक्ट है एनवायरनमेंट के साथ, तो इसलिए हमें लूजनिंग और टर्निंग करना सॉइल की ज़रूरी है। अब वाई डज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। अब यहाँ पर ये फिर क्वेश्चन अराइज कर रहे हैं कि जो सॉइल को लूज कर रहे हैं उससे क्या फ़ायदा हो रहा है। उससे फ़ायदा वही हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर की एयर है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाती है रूट्स के और उनका आसानी से रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अगला है द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड द माइक्रोब प्रेजेंट इन द सॉइल। अब अगला जो फ़ायदा है लूजनिंग और टर्निंग का, यानी जो सॉइल है उसको लूज करने का जो अगला फ़ायदा है वो ये है कि जो उसके अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिम्स ग्रो कर जाते हैं, जैसे अर्थवर्म, कुछ और माइक्रोब जो ज़रूरत है प्लांट्स की। प्लांट को माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है, क्यों? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है उसको भी कन्वर्ट करने के लिए माइक्रोब्स चाहिए। तो बहुत सारे माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है प्लांट को, जो एटमॉस्फेयर के न्यूट्रिएंट्स को, एटमॉस्फेयर से गैसेस को एब्जॉर्ब करने के लिए, जैसे नाइट्रोजन, और सॉइल से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए माइक्रोब्स की ज़रूरत होती है। और इसी तरह से मतलब इनको माइक्रोब की ज़रूरत होती है प्लांट को। तो जब लूज सॉइल होगी तो उसके अंदर आसानी से माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं और उसकी वजह से जो प्लांट की ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अभी हम ह्यूमस के बारे में पढ़ेंगे कि ह्यूमस क्या है। तो ये कह रहे हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फार्मर्स के फ्रेंड होते हैं, उसके दोस्त होते हैं, यानी ये उसकी मदद करते हैं। फ्रेंड क्या करता है? दोस्त मदद करता है किसी की भी प्रॉब्लम में कोई हो तो। और यहाँ पर जो प्लांट है उसकी मदद कर रहे हैं, और प्लांट की मदद करना मतलब फार्मर की मदद करना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिम्स कैसे हैं? फ्रेंड हैं उस फार्मर के, क्योंकि ये सॉइल को लूज कर देते हैं, उसको बाद में खुदाई करने की ज़रूरत नहीं होती। जब ये माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं वो अंदर अंदर मतलब प्लांट को जो ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उन सबको प्रोवाइड करते रहते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन? फिर वही क्वेश्चन, you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organism. In addition, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिकम्पोज्ड बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। ये कह रहे हैं, आप पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनको डिकम्पोज करना जरूरी होता है। इन दिस वे द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म्स आर रिलीज बैक इनटू द सॉइल। अब जैसे ही जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो जैसे ही सॉइल में वापस जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन से, यानी उनके ब्रेकडाउन होने से, उनके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस सॉइल के अंदर ले लिए जाते हैं और सॉइल उनका यूज़ करके प्लांट्स को वापस दे देता है और प्लांट उनका यूज़ करके ग्रो कर जाते हैं। In this way, the various nutrients are released back into the and these nutrients get back absorbed by the plant. यानी फाइनली दोबारा प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। अब ये साइकिल किस तरह चली? पहले किसी एनिमल या प्लांट के अंदर था, वो डेड हो गया। अब डेड हो गया, जो माइक्रोब्स हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थ के सॉइल के अंदर प्रेजेंट हैं, वो उसको डिग्रेड करेंगे, उसको गलाएंगे, सड़ाएंगे और उसको छोटे छोटे पीसेज में तोड़ देंगे। उसके बाद जिन न्यूट्रिएंट्स से वो बना हुआ है उन न्यूट्रिएंट्स में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। अब उन न्यूट्रिएंट को प्लांट दोबारा एब्जॉर्ब कर लेगा और अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा। यहीं पर ये बात इन्होंने कही है। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। ये कह रहे हैं कि जो सॉइल की लेयर होती है सिर्फ कुछ सेंटीमीटर तक ही वो प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट कर सकती है। आप चाहें कि पहले 5 मीटर नीचे खोद दें और फिर प्लांट लगाएं तो वो ग्रोथ नहीं करेगा। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जो ऊपर का जो सरफेस है अर्थ का, उसमें बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स होते हैं, और जब माइक्रोब्स होते हैं उन्हीं की वजह है कि प्लांट ग्रो कर पाता है। अगर वहाँ पर माइक्रोब्स ना हो तो प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। यही वजह है कि रेगिस्तान वगैरह में तो जो डेजर्ट होता है वहाँ पर प्लांट बहुत मुश्किल से ग्रो कर पाता है, और वहाँ पर पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ पर पानी भी नहीं होता है, और दूसरा वहाँ पर माइक्रोब्स नहीं होते हैं। अगला, अब ये इन्होंने बता तो दिया है कि लूजनिंग टर्निंग करते हैं। अब उसके बाद ये जो लूजनिंग और टर्निंग हम सॉइल की करते हैं, इसके लिए एक स्पेसिफिक नाम दिया है इन्होंने, और इस नाम को भी बहुत बार पूछा जा चुका है, आपको याद रखना है बिल्कुल। क्या? द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड द प्लाफिंग। ये नाम याद रखना है। क्या? टिलिंग भी कहते हैं इसको, प्लाफिंग जोतना भी कहते हैं, सॉइल को लूज करना और टर्न करना। दिस इज डन बाय प्लव। किस किस के थ्रू किया जा सकता है? हल के थ्रू किया जा सकता है। प्लव्स आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये या तो लकड़ी या फिर लोहे का बना हो सकता है। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, मान लीजिए सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है, इट में नीड वाटरिंग, तो आपको इसे पहले वाटरिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लीजिए बहुत ज़्यादा सूखी है ज़मीन तो उसमें हल नहीं चलेगा, तो आपको उसे वाटरिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद ही आप प्लाउइंग कर पाएंगे। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लैम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। अब ये कह रहे हैं, मान लीजिए आपने किसी सॉइल को प्लाफिंग किया, टिलिंग किया, तो उसमें बहुत बड़े बड़े टीले के, मतलब कहते हैं कि बहुत मोटे मोटे ढीमर से फूट जाना,
मतलब बारीक बारीक टुकड़े नहीं होना सॉइल के, तब उन्हें कहते हैं क्रम्स। तो क्रम्स में टूट सकती है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। तो ये जब ये जो मोटे मोटे क्रम्स बनते हैं, इनको तोड़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर मोटे मोटे होंगे तो इनके अंदर रूट्स कैसे पेनिट्रेट करेंगी, फिर वही बात रह जाएगी। तो इनको ब्रेक डाउन करना भी ज़रूरी होता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज फॉर द इरीगेशन। तो जो हम बीज की बुवाई करते हैं उसके लिए और इरीगेशन दोनों ही प्रोसेस के लिए हमें लेबलिंग करना ज़रूरी होता है। लेबलिंग से क्या होता है कि जो इरेगुलर पार्ट है, मान लीजिए कहीं पर ऊंचा है कहीं नीचा है, तो उसको एक लेवल में ला देता है। जब हम पानी उसके अंदर चलाएंगे, इरिगेशन मतलब होता है उसको पानी देना, तो जब हम पानी देंगे तो सारे पार्ट्स पर पहुंच जाएगा और जितने भी प्लांट होंगे सबको इरिगेशन हो जाएगा, सबको पानी मिल जाएगा। तो इसलिए लेबलिंग की जाती है। लेबलिंग इज ऑफ द सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ लेबलर। अब यहाँ पर ये पूछ लेता है कि लेबलर क्या होता है। लेबलर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सॉइल की लेबलिंग की जाती है। सॉइल की लेबलिंग मतलब उसको इकसार किया जाता है, समतल बनाया जाता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कभी कभी हम क्या करते हैं, मैन्योर भी डाल देते हैं। मैन्योर का मतलब होता है जो खाद वगैरह जो बनाते हैं हम, जो नाइट गीला कचरा वगैरह होता है, वो गलने के बाद क्या बना लेता है, मैन्योर बना लेता है। अब उसके डिग्रेड होने में भी, गलने में भी कौन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं। अगर वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो तो जो ग्रीन कचरा हम फेंकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कचरे के लिए भी दो टाइप के डस्टबिन बनाए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, एक सूखे के लिए और गीले के लिए। तो गीले वाले का क्या करते हैं, वो क्या होता है, उसको जल्दी से डिग्रेड हो जाता है गीला वाला, और उस डिग्रेडेड को जाके सॉइल में मिला दिया जाता है और मैन्योर की तरह ऐड कर दिया जाता है। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, तो अगला टॉपिक आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसमें हम देखेंगे बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्रैम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। अभी हमने देखा था कि सॉइल को जब हम प्लफिंग करते हैं या टिलिंग करते हैं, प्लफिंग या टिलिंग दोनों एक ही प्रोसेस के लिए कहा जाता है। जब लूजनिंग और टर्निंग की जाती है सॉइल की, तो या तो प्लफिंग कह सकते हैं या फिर टिलिंग कह सकते हैं। तो जब टिलिंग या प्लफिंग की जाती है तो जो सॉइल है वो मोटे मोटे क्रैम्प्स में टूट जाती है। अब उन क्रैम्प्स को ब्रेक करना ज़रूरी है, तभी हमको बेटर यील्ड मिलेगी क्रॉप की। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। ये कह रहे हैं ये इसको हम बहुत सारे टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। तो कुछ जो टूल्स हैं उन टूल्स के बारे में आप डिस्कशन करेंगे हम। तो पहला टूल्स है प्लव, हल, हुई, फावड़ा, कल्टीवेटर, इसी टाइप के ये जो इम्प्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, इनके नाम आप याद रख सकते हैं कि प्लव की मदद से कर सकते हैं, हुई की मदद से कर सकते हैं, और कल्टीवेटर की मदद से जो क्रैम्प्स बने थे सॉइल के अंदर उनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। अब नीचे इन्होंने एक इमेज दिखाई है जिसमें प्लफिंग की जा रही है। यहाँ पर इन्होंने इसका नाम दे दिया है बीम, और इधर प्लफिंग शाफ्ट। कब हो सकता है कि आपको डायग्राम दे दे और डायरेक्टली पूछ ले कि प्लफिंग शाफ्ट कौन है, प्लफिंग शेयर कौन है, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। आगे प्रोसेस है, अगला इम्प्लीमेंट हम पढ़ने जा रहे हैं जो इसके एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स थे। वो पहला है प्लव, जिसे हल कहा जाता है। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस द एंशिएंट टाइम ऑफ द टिलिंग ऑफ द सॉइल एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल। ये कह रहे हैं जो प्लव है इसका यूज़ बहुत पुराने ज़माने से किया जा रहा है। किस किस काम के लिए किया जा सकता है, टिलिंग के लिए यानी सॉइल को जोतने के लिए किया जा सकता है, फर्टिलाइजर्स ऐड करने के लिए किया जा सकता है, वीड्स को रिमूव करने के लिए किया जा सकता है। वीड्स को किस तरह से रिमूव किया जाएगा, जैसे कुछ क्रॉप्स होती हैं जैसे शुगर केन की क्रॉप्स, उसमें बीच में काफ़ी जगह खाली होती है तो उसमें वीड्स ग्रो कर जाते हैं। तो उस बीच के किस तरह से मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पर एक रो यहाँ पर है जिसके अंदर प्लांट्स यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, दूसरी रो यहाँ पर है, यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, यहाँ पर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। अब इनके बीच में जो एरिया होता है यहाँ पर वीड ग्रो कर जाते हैं। अब इन वीड्स को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्लफिंग कर देते हैं। इसके बीच में जितना भी एरिया है इसकी प्लफिंग कर देंगे तो इसके बीच के जो वीड्स हैं वो खुद ही मर जाएंगे। और इस रो में तो पहले से ही क्या था, पहले से ही शुगर केन की लेयर थी, रे थी, तो इसी तरह से सिर्फ शुगर केन वाले बचे रह जाएंगे और जो वीड्स हैं वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से हम वीड्स को भी रिमूव कर सकते हैं प्लफिंग की मदद से। दिस इज़ डन मेड अप ऑफ द वुड। अब यहाँ पर इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है किस तरह से बना हुआ होता है उसके बारे में बता रहे हैं। किस किस का बना होता है, ये एक वुड का बना होता है, और ये वुड का ही बना हो सकता है और आयरन का भी बना हो सकता है। वुड एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बल्ब्स, और बुल्स मतलब जो एनिमल्स हैं, या तो बुल ले लो या फिर बैल वगैरह, जो भी आपको यूज़ करना है उसमें दो बुल लगाए जाते हैं और उसके थ्रू उनको खींचा जाता है। वैसे आज के ज़माने में इन सब का यूज़ नहीं किया जाता है, आज ट्रेलर आ चुका है इसके जगह पर जो ट्रैक्टर से खींचा जाता है, उसके थ्रू हम प्लफिंग करते हैं।
इट कंटेन्स अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर क्या होता है, एक लॉन्ग ट्रायंगुलर स्ट्रिप है, जैसे मैं अभी आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाता हूँ तब आपको अच्छे समझ में आएगा। यहाँ पर ये ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप है। अब जैसे ही ये ज़मीन के अंदर जाएगी और इसको इधर की तरफ खींचा जाएगा, बैल यहाँ पर जैसे डायग्राम में आपको दिखाया गया है, बैल जब उसको खींचते हैं तो ये ज़मीन को चीरती हुई आगे बढ़ती चली जाती है और ज़मीन के दो टुकड़े हो जाते हैं, एक उधर और एक इधर, जिसकी वजह से मोटे मोटे क्रैम्प्स में ज़मीन टूट जाती है, फिर उनकी लेवलिंग की जाती है और इसी तरह से प्लफिंग हो जाती है। अभी अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हुई। इट इज़ अ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग ऑफ द सॉइल। अब ये दूसरा जो है ये बिल्कुल सिंपल वाला है, मतलब जिसे हम कहते हैं जो हाथ से चलाया जाता है। इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर द लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड ऑफ आयरन। इसके पास क्या होता है, एक लॉन्ग रोड होती है, किसकी, आयरन की या वुड की, दोनों में से किसी की बना सकते हैं आप। अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड द बेंट प्लेट ऑफ द आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड। अभी मैं डायग्राम में आपको दिखा दूंगा कि इसके एक एंड पे क्या होता है, जो आयरन की प्लेट होती है वो लगी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ये बीम बनी हुई है दो, और ये आयरन की रोड भी बना सकते हैं इसको आप, और या फिर लकड़ी की रोड भी बना सकते हैं। उसके थ्रू ये एक बेंड प्लेट है। अब इसकी वजह से क्या होगा, जैसे इस ज़मीन में आप इधर इसे खींचेंगे, ये ज़मीन को चीरता हुआ यहाँ पर दो पार्ट्स में करता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से क्रैम्प्स फिर बन जाएंगे। क्रैम्प्स मतलब आप जो जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं यहाँ पर उनको बीच बीच में रिवाइज करते रहिए कि अभी मैं दोबारा बोल रहा हूँ जैसे क्रैम्प्स, तो आपके दिमाग में एकदम आना चाहिए क्रैम्प्स का मतलब क्या होता है। क्रैम्प्स मतलब जब ज़मीन की टिलिंग या प्लफिंग की जा रही है तो उसमें जो मोटे मोटे टुकड़ों में टूट जाती है उन्हें कहा जाता है क्रैम्प्स। उसके बाद टिलिंग या प्लफिंग क्या होता है, जैसे ही मैं टिलिंग का नाम लूँ तो आपके दिमाग में आना चाहिए टिलिंग का मतलब क्या होता है। टिलिंग का मतलब होता है जब ज़मीन को, सॉइल को लूजनिंग करना या टर्निंग करना। फिर आपको दिमाग में सोचना है कि इसको रिवाइज करना है, जितना रिवाइज करेंगे इतना याद रहेगा। अगला इंस्ट्रूमेंट है कल्टीवेटर। जैसे मैंने बताया था आजकल क्या कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, जो ट्रैक्टर के थ्रू खींचा जाता है। प्लफिंग इज डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर। किसके थ्रू चलाया जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू, क्योंकि पहले बुल्स को लगाना पड़ता था, उनको चारा खिलाना। अब क्या है, एक ही ट्रैक्टर और बहुत ज़्यादा ज़मीन एक साथ में, इसके थ्रू हम प्लफिंग कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ये पूछ लेता है कि हम जो कल्टीवेटर यूज़ करते हैं उससे क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा इसका होता है कि हम लेबर को डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेबर की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही आदमी चाहिए जो ट्रैक्टर चलाएगा और पूरी प्लफिंग कर सकता है, और टाइम भी बचाएगा एक साथ। मतलब अब टाइम के कंपैरिजन में तो बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर है ये कल्टीवेटर, बहुत ज़्यादा टाइम बचा देता है। मेनली टाइम और लेबर दोनों ही बचा देता है। अभी अगली जो प्रोसेस है, अगला जो टॉपिक है वो है सोइंग। सोइंग का मतलब होता है जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हम जो उनके बीज लगाते हैं। जैसे अगर कोई हमें शुगर केन की प्लांटेशन करनी है तो हम शुगर केन में क्या करते हैं, शुगर केन के बीच में टुकड़े कर देते हैं। जो मैच्योर शुगर केन होता है, जो मैच्योर गन्ना होता है, उसको बीच में टुकड़े कर देते हैं, उसको ज़मीन के अंदर दाब देते हैं। उसके बाद जो उसकी बर्ड्स होती हैं, नोड्स होती हैं, वहाँ से प्लांट ग्रो कर जाता है। तो अभी ये सोइंग के बारे में बता रहे हैं कि सोइंग का मतलब क्या होता है, पहले यहाँ पर बताएंगे। Sowing is an important part of the crop production. Before sowing, the good quality and the clean healthy seeds of the good variety are selected. ये पूछ लेता है कि आप जब सोइंग कर रहे हैं, यानी किसी फसल की, क्रॉप की आप बुवाई कर रहे हैं, तो उस बुवाई से पहले क्या ज़रूरी है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पर जो आप ले रहे हैं वो एक गुड क्वालिटी का सीड है कि नहीं है, वो क्लीन है कि नहीं है, हेल्दी सीड है कि नहीं है। अब आप कहेंगे कि हमें सीड देख के कैसे पता लगेगा। सीड देख के आप कम से कम इतना तो बता ही सकते हैं कि जो हेल्दी होगा तो वो मोटा होगा, उसमें बीच में मतलब कोई कीड़ा वगैरह लगा ना हो। आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हैं। और अगर उसकी ये देखना है कि उसकी मतलब पेरेंटल जनरेशन कैसी थी, तो उसमें भी सब जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं वो लिखी रहती हैं कि इसका पर क्विंटल प्रोडक्शन क्या है, वो सब चीज़ें लिखी रहती हैं आजकल। तो हमें क्या चाहिए कि सोइंग से पहले गुड क्वालिटी का होना चाहिए, सीड जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं हेल्दी होना चाहिए। फार्मर प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड। जाहिर सी बात है, फार्मर क्या यूज़ करना चाहेगा, ऐसा सीड यूज़ करना चाहेगा जिससे प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। उसको क्या चाहिए, प्रोडक्शन ही तो चाहिए, उसी से उसकी रोजी रोटी चल रही है, तो वो क्या चाहेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन हो, तो वो अच्छे से अच्छा सीड सेलेक्ट करना चाहेगा। अभी पहला जो अगला टॉपिक है वो है सिलेक्शन ऑफ द सीड, यानी जो सीड बन रहे हैं उसका सिलेक्शन किस तरह से करना है। अब यहाँ पर एक फिर कुछ क्वेश्चन अराइज कर रही हैं। वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन अ वेसल एंड पोर सम वाटर ऑन दैम। आफ्टर अ फ्यू मिनट
सम सीड्स स्टार्टेड टू फ्लोट ऑन टॉप, आई वंडर वाई। ये कह रहे हैं कि मैंने एक दिन अपनी माँ को देखा था कि वो कुछ ग्रो करना चाह रही थी, तो उन्होंने क्या किया, चनों को अंदर पानी डाल दिया और उसमें मैंने देखा कि कुछ सीड्स जो थे वो फ्लोट करने लगे। अब यहाँ पर ये पूछ सकता है कि फ्लोट क्यों करने लगे थे यहाँ पर सीड, फ्लोट यहाँ पर जो सीड करने क्यों कर रहे थे। फ्लोट करने की सबसे बड़ी वजह थी जो सीड्स जो फ्लोट कर रहे थे उनके अंदर खोखलापन था। खोखलापन मतलब उनके अंदर डेंसिटी कम थी। डेंसिटी कम क्यों थी, क्योंकि उनके अंदर कीड़ा लग चुका होगा। तो कीड़ा जो है, जो उसका मांस है उसको खा चुका होगा, तो बीच में खाली स्पेस आ गया होगा। खाली स्पेस आने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो गई और पानी में वो फ्लोट करना लगेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये भी होता है कि आपको अगर चेक करना है सीड्स के बारे में कि कैसा है वो, तो आप उसको पानी में डाल दें, तो जो ख़राब सीड होंगे वो ऊपर तैरने लगते हैं, फ्लोट करने लगेंगे। तो जो फ्लोट करें आप उनको निकाल देंगे और जो बचे हुए होंगे वो सही वाले सीड होंगे, उनको आप ग्रोइंग कर सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, अभी यही कंटिन्यू चल रहा है। अच्छा, आर दीज देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन द वाटर। अब यहाँ पर ये वही बता रहे हैं जो मैंने बताया था कि लाइटर वाले फ्लोट करने लगे थे। और फ्लोट क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी डेंसिटी कम हो गई थी। डेंसिटी क्यों कम हो गई थी, क्योंकि उनके वो ख़राब हो गए होंगे, किसी न किसी वजह से कीड़ा वगैरह लग गया होगा। तो ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा तरीका है जिसके थ्रू आप सिलेक्शन कर सकते हैं डैमेज्ड सीड का। अगर ख़राब सीड निकल जाएंगे तो बचे हुए क्या होंगे, अच्छे सीड, उनको आप ग्रो कर सकते हैं। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर द सोइंग सीड। ये कह रहे हैं इससे पहले कि हम सोइंग के बारे में बढ़ें, तो अभी हमें जान लेना चाहिए कि उसके टूल्स क्या क्या हैं जिससे हम बुवाई कर सकते हैं। तो ट्रेडिशनल टूल के बारे में बात कर रहे हैं। द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड इज द शेप्ड लाइक अ फनल। ये कह रहे हैं फनल की शेप में है। ये अभी मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर क्या होगा, दो बुल लगा लेंगे। यहाँ पर बुल क्या करेंगे, इनको खींचेंगे आगे की तरफ, और जो यहाँ पर एक फनल टाइप का इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ले रखा है, उसमें एक आदमी क्या करेगा, सीड डालता रहेगा। अब ऐसा नहीं है एक ही बार में भर दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा जितना आपको डालना है उसमें एक हिसाब से डालते हैं, और दूसरा आदमी उसको हल को पकड़ के आगे चलता रहेगा, और जितने भी उसमें लेयर्स बनेंगी उनके अंदर सीड जाता रहेगा। पीछे से बाद में इसकी लेबलिंग कर देते हैं और इसी तरह से सोइंग हो जाती है। तो ट्रेडिशनल टूल यहाँ पर इन्होंने दिखा दिया है। ट्रेडिशनल मतलब पुराने टाइप का है, अभी नए तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है। दूसरा तरीका है सीड ड्रिल। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज़ यूज्ड। यहाँ पर इन्होंने डायग्राम दिखा दिया सीड ड्रिल का। दिस शो द सीड यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस। अब इसका फ़ायदा क्या होता है सीड ड्रिल का, वहाँ पर उन्होंने ट्रेडिशनल टूल भी दिखा दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूनिफॉर्मली सीड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वहाँ पर क्या हो रहा है, आदमी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो हो सकता है कभी हाथ से ज़्यादा सीड चला जाए, कभी कम जाए। तो कहीं पर बहुत ज़्यादा सीड ग्रो हो जाएंगे और कहीं पर बहुत कम हो जाएंगे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए क्या, सीड ड्रिल का यूज़ किया जाता है, जिसमें इक्वल डिस्टेंस पर बराबर सीड डाले जाते हैं, जिसकी वजह से जो ये इंश्योर करता है कि सीड जो है वो कवर हो जाए सॉइल से सोइंग के बाद। ऐसा नहीं है कि कोई उभरा हुआ रह जाएगा, क्योंकि पीछे से उसको कवर करता रहता है इस प्रोसेस के अंदर। दिस प्रोटेक्ट द सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। अब उसमें क्या होता, पहले जो ट्रेडिशनल टूल था उसके अंदर जो सीड्स थे, हो सकता है बाहर की तरफ अगर वो रह गए दिखते हुए, तो जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, फील्ड के अंदर आती हैं और उनको खाना शुरू कर देती हैं। अब उनका नंबर डिक्रीज होने लगता है। तो इसी तरह जो सीड ड्रिल का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि वो बाहर रहेगा और बर्ड्स उनको नहीं खा पाएंगे। इस तरह से आपकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एज वेल एज लीवर। जैसे हमने कल्टीवेटर के टाइम इस केस में देखा था, वही सेम केस यहाँ पर है कि सीड ड्रिल भी टाइम और लेबर दोनों को डिक्रीज़ करता है, यानी कम टाइम में आप ज़्यादा सोइंग कर सकते हैं और बेटर सोइंग कर सकते हैं। उससे बेटर प्रोडक्शन भी मिलेगा आपको, टाइम भी बचेगा और लेबर भी बचेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट द लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। वो कह रहे हैं मैंने मेरे घर के बराबर में एक नर्सरी थी, स्कूल के बराबर में, वहाँ पर जो छोटे प्लांट्स थे उनको बैग्स के अंदर रखा गया। तो यहाँ पर नर्सरी का मतलब होता है जो प्लांट्स ग्रो करने हैं ना, तो उनको जब पहले छोटे होते हैं तो कुछ प्लांट्स को नर्सरी के फॉर्म में ग्रो किया जाता है। उनको कुछ पैकेट्स के अंदर रखा जाता है, फिर बाद में उनको दूसरी फील्ड के अंदर लगा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं इसमें, जो फुलवारी वगैरह आपने देखी होंगी, तो उनको भी गमलों के अंदर पहले रखा जाता है। तो ग्रो कहीं और की जाती हैं और उनको पहले कल्टीवेशन कहीं और किया जाता है। मतलब पहले जब छोटे होते हैं तो उनका कल्टीवेशन कहीं और होगा और उसके बाद में उन्हें उखेड़ कर कहीं और लगाया जाता है। सेम केस होता है पैडी के केस में, आपने देखा होगा, पहले उसकी पौध कहते हैं उसको। तो एक ही छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा धान लगा दिए जाते हैं, फिर उनको उखाड़ कर खेत में, मतलब जो मेन फील्ड होता है कल्टीवेशन का, वहाँ पर दूर दूर उनके बीच में स्पेसिंग के साथ आप उनका कल्टीवेशन करते हैं।
ये टॉपिक। चलिए अभी आगे चलते हैं हम। अगला टॉपिक है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी जो आपने क्या कर दिया है अभी तक। सबसे पहले आपने क्या की, लूजनिंग एंड टर्निंग। सबसे पहले आपने सीड सेलेक्ट किया, लूजनिंग टर्निंग की, उसके बाद आपने प्लफिंग की। उसमें बहुत सारी प्रोसेस आपने बताई कि क्या चीज़ें याद रखनी है, और सीड्स के सिलेक्शन से पहले आपको क्या ध्यान देना है, वो बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। फिर उसको मतलब जो सीड सोइंग कर रहे हैं वो किस तरह से आप कर सकते हैं, ये सब प्रोसेस आपको बताई। अब जो अगला टॉपिक आता है, मतलब जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है इसके बाद है, वो है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, यानी मैन्योर और फर्टिलाइज़र का एडिशन आप करते हैं। यानी सोइंग के बाद क्या करते हैं, मैन्योर या फर्टिलाइज़र, दोनों में से किसी ना किसी का, या फिर दोनों का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम पहले जानेंगे मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, फिर उसका यूज़ क्यों करते हैं, उससे फ़ायदा क्या है, ये सब चीज़ें हम जानने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और यहाँ से आगे अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। और जो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जिसमें इंट्रोडक्शन हमने दिया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बेल आइकन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली होगी इसी के अंदर लिंक मिल जाएगा आपको, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं एंट्रेंस वाला कलाम सीरीज़ के नाम से, और हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जितने भी लेक्चर्स हम डालेंगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ज़रूर, ताकि जिन स्टूडेंट को ज़रूरत है वो इसका लाभ उठा सकें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।